चलो स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक रूरल डेवलपमेंट। तो बिफोर वी स्टार्ट, क्यों पढ़ना चाहिए रूरल डेवलपमेंट, क्या लगता है? गांव का विकास करना क्यों है? क्यों ज़रूरी है? तो कोई रीजनिंग तो होगी कि इसलिए ज़रूरी है। बोलो। इंडिया की डेवलपमेंट गाँव पे कैसे डिपेंडेंट है? ठीक है, चलो एक पॉइंट ये बोल सकते हैं, सबका विकास होना चाहिए, है ना। अगर इंडिया हम बोलते हैं एक वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे हम सब लोगों के कल्याण की बात करते हैं, तो यस, गांव में जो लोग रह रहे हैं उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। बट वाई इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ और रूरल डेवलपमेंट सो इम्पोर्टेंट फॉर अस? उसका एक सबसे प्राइम रीजनिंग क्या है? मैक्सिमम जनता आज भी गांव में रहती है। सोच सकते हो कितना परसेंट जनता गांव में रहती है? कोई अंदाज़ा? 55? एक्चुअली थोड़ा इससे भी ज़्यादा नंबर है, गोज समवेयर अराउंड 63 to 65%। ठीक है। हालांकि जो दो लास्ट जो हमारे पास डेटा है कि कौन कहाँ पर रह रहा है, अर्बन में जो लोग रह रहे थे 33%, जो रिमेनिंग थे 67% वो कहाँ रह रहे हैं? गांव के अंदर। ठीक है। अब जो नया सेंसस आएगा उसमें ये नंबर डेफिनेटली कम होगा, मतलब ज़्यादा लोग गांव से शहरों की तरफ गए हैं, तो शहरों का नंबर, गांव में रहने वाले लोगों का नंबर ज़रूर कम हुआ है, बट अभी भी वो ओवर 60% है। ठीक है, यानी हर 10 में से छठा आदमी, मतलब हर 10 में से 6 आदमी जो है गाँव में रह रहे थे, 4 जो है शहरों के अंदर है, ये बोल सकते हैं हम मोटा मोटे तौर पे। तो जब मैक्सिमम जनता ही गाँव में रह रही है, तो जहाँ पर वो रह रही है उस एरिया का डेवलपमेंट ज़रूरी है। क्लियर है? और इसी एरिया में हम देखते हैं, कल परसों हम लोगों ने जब लास्ट जो चैप्टर देखा था वर्क फोर्स वाला, उसमें देखा था कि सर्विस इंडस्ट्री नहीं है गांव के अंदर। हम लोगों ने देखा था कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी गांव के अंदर ना के बराबर है। राइट। ले दे के एक ही इकोनॉमिक एक्टिविटी बचती है गांव के अंदर, और वो क्या है? एग्रीकल्चर। ठीक है। तो ये अपने आप में इशू है कि बहुत ज़्यादा उनके पास कोई और चॉइस नहीं है। दूसरा चीज़, जो एग्रीकल्चर है उसी की हालत ख़राब है। राइट। बताया था ना, ग्रीन रेवोल्यूशन से भले ही हम लोगों ने थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज करी, फूड सिक्योर इंडिया बन गया, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी जनता है जो गरीबी में रह रही है, और ज़्यादातर ये जनता गाँव के अंदर है। राइट। तो हम बोल सकते हैं जो सबसे कमज़ोर कड़ी है, एक चेन है, लिंक का एक जो चेन है, वो हमारे लिए रूरल एरियाज ही है। अगर इन रूरल एरियाज़ का डेवलपमेंट होगा तो पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा। और उसके लिए एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना उतना ही ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि गांव में प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम की एक मूल जो जड़ है, तो जो बेसिक रूट है इस प्रॉब्लम की, वो एग्रीकल्चर का ख़राब होना है, एग्रीकल्चर की स्थिति में सुधार नहीं होना है। क्लियर है? तो हम देखेंगे कैसे एग्रीकल्चर सिस्टम को भी सुधारा है। तो ये चैप्टर जो है ब्रॉडली स्टार्ट होगा रूरल एरिया से, और फिर हम आगे चले जाएंगे। जो मेन इशू है, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है एग्रीकल्चर और उसकी प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, समझ में आया? तो लिखो सबसे पहले रूरल डेवलपमेंट एक हेडिंग लिखो। रूरल डेवलपमेंट involves action to rural development involves action to advance village economy, action to advance village economy by eradicating eradicating poverty and issues with agriculture and allied activities, agriculture and allied activities, allied, ALLIED, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। अलाइड मतलब जुड़ी हुई, जैसे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी? एनिमल हस्बेंड्री, खेत है तो जानवर भी पाले जा रहे होंगे। राइट। और डेयरी। ठीक है, पशुपालन कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है डेयरी के लिए ही कर रहे हो, कई बार आप मीट प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हो।
वूल प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हो। आ रही है बस समझ में? सर इसके अलावा और कुछ और हो सकती है खेती बाड़ी से रिलेटेड, कुछ और एक्टिविटीज़? शहद, क्या बोलते हैं शहद? नहीं। क्या? नहीं। एपीकल्चर, सारी कल्चर करेक्ट, एपीकल्चर। हाँ सिल्क वाले को, ठीक है। एपीकल्चर जो होता है, मधुमक्खी पालन बोलते हैं। ऐसे ही मछली पालन, क्या बोलते हैं? वो तो बेसिक हो गया। पिसी कल्चर है, पिसी कल्चर, मछली को जो है पिसी बोलता है, तो पिसी कल्चर। ऐसे ही एक और वर्ड होता है एक्वा कल्चर। डिफरेंस है। हाँ। और भी है, पानी के अंदर मछली के अलावा और भी जानवर होते हैं, जैसे क्रैब्स, श्रिम्प्स, ठीक है। जब आप इनको भी इन्वॉल्व कर लेते हो फिशेस के साथ साथ, ठीक है, तो इनको क्या मिलता है कुल मिला के? एक्वा कल्चर। क्लियर है? तो ये सब एक्टिविटीज़ के अंदर भी ध्यान देना है। क्लियर? तो ये सारे स्टेप्स कुल मिला के जो कि रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये सारे कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? रूरल डेवलपमेंट। अब लिखो एक हेडिंग, वाई रूरल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। वाई रूरल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। लिखो आंसर, इसके पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट, मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस still live in majority of Indians still live in rural areas, ठीक है। 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग मैंने बताया लगभग, तो लोग वर्कफोर्स में थे। कितने लोग गांव में रहते हैं? ये नंबर आज भी 63% के आसपास है। ब्रैकेट में लिख लो अप्रॉक्सीमेटली 63% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। अप्रॉक्सीमेटली 63%। देख लिया? हेंस, हाँ इसी में, हेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, हेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रूरल डेवलपमेंट इज क्रूशियल। रूरल डेवलपमेंट इज क्रूशियल। ठीक है। सेकेंड एक और पॉइंट लिखो, देखो, सिंस एग्रीकल्चर इज since agriculture is the key economic activity in rural area, since agriculture is the key economic activity in rural area, and it suffers from and it suffers from several bottlenecks and it suffers from several bottleneck bottleneck मतलब बहुत सारी हर्डल्स है, बाधाएं हैं, ठीक है। सेवरल बॉटलनेक्स, BOTTLENECK, बॉटल और नेक, ये लिखना था, ठीक है। सेवरल बॉटलनेक्स which hinder the हाँ hinder the growth of other sectors of economy, कहने का मतलब कि गांव के अंदर जो मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो क्या है? खेती बाड़ी। और वो खेती बाड़ी में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो जब खेती बाड़ी में ही प्रॉब्लम होगी तो आगे जो हमारे दूसरे सेक्टर्स हैं
सेकेंडरी और टेरिशरी, इनको भी प्रॉब्लम आएगी। कारण जो ये मशीन्स को रॉ मटेरियल चाहिए चलने के लिए या बनाने के लिए, वो एग्रीकल्चर से मिलेगा। और अगर एग्रीकल्चर की हालत ख़राब है तो इन इंडस्ट्रीज़ की भी हालत ऑटोमेटिकली ख़राब होगी। क्लियर है? तो ये एक मेजर इशू है जिसे हमें एड्रेस करना है इस चैप्टर के अंदर, रूरल डेवलपमेंट के तहत। ठीक है, क्लियर? आगे इसी में कंटिन्यू कर लो। हेंस हेंस रूरल डेवलपमेंट हेंस रूरल डेवलपमेंट depends on development of hence rural development depends on development of agriculture development of agriculture। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अब ये दो इश्यूज लिख लो कि खेती बाड़ी के साथ या गांव के अंदर प्रॉब्लम क्या है। एक तो पावर्टी क्राइसिस, दूसरा एग्रीकल्चर। ये लिख लो, इश्यूज इन रूरल एरियाज, और ये दो पॉइंट लिख लो उसके नीचे। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक? जल्दी, फास्ट। हाँ, इसके नीचे वाला भी लिख लो। लिखो लिखो, फटाफट लिखो। हो गया? अरे इतना तो है भी नहीं इसके अंदर कंटेंट लिखने को। हम्म, भूला। चलो, लिख लिया यहाँ तक? कोई बात नहीं, अब वो बाकियों से नोट कर लेना। आगे देखते हैं। अब गवर्नमेंट के कुछ इंटरवेंशंस की बात करते हैं जो गांव में किए थे। ठीक है, जैसे आपको याद होगा, सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक सबसे पहला, पॉलिटी में भी आप पढ़ोगे, सबसे पहला जो अमेंडमेंट किया गया था वो ज़मीनों के सुधार के लिए किया गया था। लैंड रिफॉर्म्स। क्या होता है लैंड रिफॉर्म्स? हाँ सिमरन, चश्मा क्यों चढ़ा रही हो फिर? पुराना साफ होता जा रहा है क्या इसका मतलब? सबके सबसे पहले लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इवन करना है, क्योंकि क्या हुआ था जब आज़ाद हुए थे, मैक्सिमम ज़मीन किसके पास? ज़मींदारों के पास। ठीक है,
उस सिस्टम को पलटने की ज़रूरत थी। इसके लिए सबसे पहले एक जो कानून लाई थी सरकार वो थी अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एक्ट। क्या अब ये ज़मींदार बिचौलिए की तरह काम नहीं करेंगे, इनको हटाओ यहाँ से। दूसरी बात, लैंड सीलिंग की लिमिट लगा दो, किसके पास कितनी ज़मीन मैक्सिमम हो सकती है। जिसके पास उस लिमिट से ऊपर ज़मीन होगी उनसे ज़मीन ले ली जाएगी और बांटी जाएगी किसको, जिनके पास ज़मीन नहीं होगी। पर क्या ये सक्सेसफुल हुआ? हाँ, मतलब लार्जली ये अनसक्सेसफुल रहा। और जब ये अनसक्सेसफुल होगा, और मैंने बताया कि गांव के अंदर जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है खेती बाड़ी है, जब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसका मतलब मैक्सिमम जनता के पास गांव के अंदर ज़मीन अभी भी नहीं है, या उनके पास जो ज़मीन है उसका साइज़ छोटा है। क्लियर है? तो इसके कारण देखते हैं बहुत सारे जो किसान हैं लैंडलेस लेबरर के तौर पे इधर उधर दूसरों के खेतों में काम करते हैं। याद आ गया? चलो बढ़िया। ठीक है। तो क्या हुआ, लैंड सीलिंग करने, लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश की लेकिन प्रॉपरली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा बड़ा रिफॉर्म क्या किया गवर्नमेंट ने? ग्रीन रेवोल्यूशन। प्रोडक्टिविटी बढ़ा दें ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ जाए। क्या चार चीज़ें थी ग्रीन रेवोल्यूशन में? इरिगेशन। ठीक है, चार चीज़ें, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन। इनसे फायदा हुआ लेकिन पूरे इंडिया को हुआ? फूड सिक्योरिटी आ गई थी लेकिन फायदा कुछ लिमिटेड स्टेट्स को ही हुआ। कौन से थे ये स्टेट्स? अब टाइम निकल गया वर्ड लिखने का। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्रा। वो पता नहीं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इन स्टेट्स में फायदा हुआ लेकिन जब वो सेकंड फेज में पूरे इंडिया के लिए रोल आउट किया गया तो उसके नुकसान हुए। क्या क्या नुकसान हुए? हाँ, नुकसान बताओ, अब निकल गया टाइम, बाद में देख लेना। नुकसान सबसे पहले, एफिलुएंट का मतलब अमीर स्टेट्स। ठीक है, तो नुकसान क्या क्या हुआ सेकंड फेज में? डेट ट्रैप। किसान क्या कर रहा है, उधार उठा रहा है। उधार उठाने के बाद अगर फसल फेल हो गई तो बेचारा ब्याज के तहत दब जा रहा है। राइट? क्लियर है? तो एक बड़ा इशू यही आ रहा था कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसने मुश्किल और बढ़ा दी किसानों की। अब वो उधार लेते हैं फसल उगाने के लिए, अगर फसल फेल हो गई तो फिर वो उधार चुकता ही नहीं है। या गांव के अंदर शुरुआत में देखेंगे तो बैंक्स थे ही नहीं। जब बैंक्स नहीं होंगे तो किससे लोन लेंगे? जमींदार या लोकल मनी लेंडर से। ठीक है, वो हाई इंटरेस्ट पे देते थे। अभी जैसे तुम बैंक में लोन लेने जाओगे, हाउसिंग लोन या फिर कोई गाड़ी लोन, 10% का लोन मिलता है। ठीक है, लेकिन वहीं ये जो जमींदार होते थे या फिर ये जो लोकल मनी लेंडर्स होते हैं, साहूकार जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, ये क्या करते थे, 30%, 50% ऐसे लोन चढ़ा देते थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, वो बेचारा मेहनत कर भी लेगा, फसल उगा भी लेगा, जब तक पे करने की बारी आएगी तब तक डबल हो चुका होगा लोन। अरे बात समझ में? तो बेचारा पूरी फसल काट के बेच भी आएगा तब भी उससे अपना जो लोन है, डेट है, डेट मतलब उधार, वो नहीं चुकेगा। क्लियर है? तो ये सिचुएशन बड़ी खराब थी। और खराब होने का कारण क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन ने भले ही फायदा दिखाया लेकिन इसने एक अलग पिक्चर दिखाई जहां पर वो किसान जो है उन चीज़ों को उगाने के लिए लोन के ट्रैप में फंस जा रहे थे, डेट के ट्रैप में फंस जा रहे थे। तो सरकार को समझ में आया यार सबसे बड़ा जो इशू है गांव के अंदर वो है क्रेडिट का इशू। क्रेडिट मतलब उधार पे पैसे हमें सही तरीके से देने चाहिए। राइट? तो इसके लिए हमारी जो बोल सकते हैं सरकार थी, RBI था। RBI कंट्रोल करता है बैंक्स को। हाँ, पहले नेशनलाइजेशन सीधा नहीं किया था, पहले उन्हें समझाया कि भाई आप बैंक में जाके आप गांव के अंदर अपनी जाके ब्रांचेस खोलो। अब बैंक्स ने इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। रीजन, गांव के अंदर ना तो पढ़े लिखे लोग हैं, ना उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। करेक्ट, वो भी नहीं करेगा और बैंक वाले उसको भी ट्रस्ट नहीं करते। म्यूचुअल रिस्पेक्ट था दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं। ना गांव वाले बैंक वाले को और ना बैंक वाले गांव वालों को, क्योंकि पता था गांव। तो ये तो है ही, अगर तुम मुझसे उधार लोगे तो तुमसे मैं इतना तो चाहता हूँ ना कि तुम लोन चुका पाओ, तो तुमसे कुछ चीज़ गिरवी रखवाऊंगा। हाँ, तो बैंक क्या लग रहा है ऐसे? हाँ।
सोच लो, रुको रुको। तो कहने का मतलब कोई भी लोन दिया जाता है ना, तो उसके बदले मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए कि तुम वो लोन चुका पाओगे। अब मान लो तुम XYZ पर्सन हो, मैं कोई और पर्सन हूँ, हम दोनों का एक दूसरे से कोई लेन देन ही नहीं है, लेकिन तुम्हें लोन चाहिए, तो मैं तब किसी शर्त पे तो तुम्हें लोन दूंगा, या तो कोई गारंटर लेके आओ कि अच्छा ये जो हर्षिता है ये गारंटी दे रही है कि हाँ ये लोन चुका देगा, भागेगा नहीं, और अगर ये भाग गया तो ये चुकाएगी हर्षिता। ठीक है। तो कहने का मतलब या तो गारंटी दो, और गारंटी नहीं है तुम्हारे पास देने के लिए तो कुछ गिरवी रखो। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोलेट्रल। आ रही बात समझ में? तो कोलेट्रल होने के लिए भी तो ज़मीन के पेपर होने चाहिए। अब जो इंसान पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है कि हाँ पे ये कागज़ पत्र रखने चाहिए संभाल के, तो वो कैसे गिरवी रख देगा अपना सामान? और रख भी देगा तो क्या पता बैंक वाला कोई ऐसा अधिकारी निकले 1.5 शाणा और उसे पागल बना के ले जाए। आई बात समझ में? तो इसलिए वो ट्रस्ट नहीं करते थे इनके ऊपर। दूसरा, बैंक वाले क्यों नहीं ट्रस्ट करते थे गांव वालों को? क्योंकि एक तो प्रॉब्लम था कि बैंक वाले अगर पैसा देते हैं किसान को, तो वो पैसा लंबे समय तक लॉक हो जाता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। कारण, जब किसान उगाता है, फसल उगाता है, तो कम से कम 6 महीने तक फसल तैयार होने में लगती है। तब तक जीरो कमाई है फार्मर के, सिर्फ सामने से पैसा लग रहा है 6 महीने तक। जिस दिन फसल कटेगी उस दिन 6 महीने बाद पैसा आएगा। लेकिन वहीं अगर ये पैसा मैं किसी बिजनेस को दूं, आज अगर मैं बिजनेस दूं को लोन दूं, अगले 1 महीने के अंदर वो सामान लाएगा, सामान बेच भी देगा, और धीरे धीरे उसके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, वो लोन चुकाना शुरू कर देगा। आ रही बात समझ में? तो ये जो एग्रीकल्चर में लोन चाहिए कंपैरेटिवली थोड़ा लॉन्ग टर्म है, लंबे समय तक कोई रिटर्न नहीं आता है। तीसरा चीज, एग्रीकल्चर में रिस्क बहुत है। कैसे रिस्क? मतलब तुमने उगाया, बीज लगाए, सोइंग करी, बारिश नहीं हुई, फेल। तुमने लगा दी, उसके बाद बारिश भयंकर हो गई, सारे बीज इकट्ठा हो जाएंगे, फेल। ठीक है? या तुमने मान लो सब कुछ बढ़िया हो गया, तुम्हारी फसल उग गई, जिस दिन काटनी थी उस दिन बारिश हो गई, तूफान आ गया, ओले गिर गए, पूरी फसल फ्लैट। हाँ। और भी रीज़न है उसके। तो ये भी एक रीज़न है सुसाइड का, क्योंकि फार्मर्स सुसाइड करते हैं क्योंकि लोन चुका नहीं पाते, और बैंक इसलिए उन्हें लोन नहीं देते क्योंकि पता है कि यार रिस्क बहुत है। चलो इतना भी कर लिया, मौसम तुम पे मेहरबान रहा मान लो, तो कीड़े खा जाते हैं। याद है कोविड के दौरान टिड्डी दल आए थे। ठीक है, करेक्ट। और उससे वो जाते भी नहीं है, बहुत कम असर पड़ता है उस पर। है आवाज, वाइब्रेशंस। लेकिन वो क्या करते थे, पूरे खेत को एक बारी में साफ कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? तो आप सोचो कितने रिस्क हैं। चलो ये भी नहीं है, मान लो ये भी, चलो इन्वायरमेंट भी तुम पे मेहरबान रहा, कीड़े भी नहीं आए तुम्हारे फसल को लगे, तो फिर हमारे यहाँ पर राजस्थान में तुमने देखा होगा एक जानवर होता है रोजड़ा, नील गाय जिसको बोलते हैं। रैबिट, नेवला। ठीक है चलो, हाँ कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, रैबिट होते हैं, चूहे होते हैं, ये भी खराब कर सकते हैं। एनिमल, हाँ शाही बोलते हैं ना, पॉर्क्यूपाइन। देखा है तुम लोगों ने? नहीं? क्या देखा है तुम लोगों ने जिंदगी में? तुम तो गांव में, मैं कौन सा जाके देखा है, मैंने भी ऑनलाइन ही देखा है, लेकिन देखा है। ठीक है। वो है, एक हेजहॉग भी होता है, छोटा सा, झौलिया बोलते हैं उसको। झौलिया, हाँ छोटा सा होता है, बड़ा। चलो ठीक है, बहुत है इतना। क्लियर? तो इतने सारे रिस्क हैं, आई बात समझ में? इसलिए लोन देने से कतराते थे बैंक भी। इसलिए जब सरकार ने इन्हें नॉर्मली बोला कि आप जाके बैंक की ब्रांचेस जो हैं गांव के अंदर खोलो, तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और जब नहीं ध्यान दिया, तो यहाँ पे सरकार को स्टेप इन करना पड़ा। सरकार ने क्या किया, पकड़ के बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया। नेशनलाइज क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का उल्टा। प्राइवेटाइजेशन में तो था, जो सरकार की कंपनी है, सरकार बेचकर प्राइवेट को निकल जाती है, ओनरशिप जीरो हो जाती है। क्लियर? लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ प्राइवेट को पकड़ती है सरकार और उसे अपने अंडर कर लेती है। मतलब अब पूरी ओनरशिप किसकी हो गई? गवर्नमेंट की। समझ में आ गया नेशनलाइजेशन का मतलब? प्राइवेटाइजेशन का जस्ट उल्टा। तो यहाँ पर शुरुआत होती है बैंकों की नेशनलाइजेशन की। क्यों? क्योंकि गांव के अंदर रूरल क्रेडिट का एक इशू है
खेती बाड़ी करने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सेस करने के लिए क्रेडिट की ज़रूरत है, और वो क्रेडिट गांव गांव के अंदर बैंक्स दे ही नहीं रहे थे। क्लियर? तो यहाँ से आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये वाला एक इशू कि हमें चाहिए बैंक्स, फॉर्मल बैंक्स जो किसानों को उधार दें, लेकिन बैंक जो किसान थे वो मजबूर थे साहूकारों से लोन लेने के लिए, और वो डेट ट्रैप में उसे फंसा देते थे। ठीक है? क्या? या इट्स कॉल्ड द फार्मर्स कैप। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट पार्ट, एवोल्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट। तो लिखा, हेडिंग लिख लो, एवोल्यूशन ऑफ रूरल क्रेडिट। हेडिंग का मतलब समझ में आया? क्या? अरे भाई, किस में? रूरल क्रेडिट में? हाँ तो ये बताओ, क्रेडिट मतलब उधार, कहाँ? गांव के अंदर। यस। हाँ, अपने को इंग्लिश में देना पेपर, याद रखना। ठीक है, ये हिंदी कोई काम में नहीं आने वाली है। पहले इतना तो हेडिंग तो लिखो। लिख लिया? अब लिख लो पहला टाइमलाइन लिख लो, प्री 1969। प्री 1969, money lenders and traders exploited small farmers operating outside banking regulation. Pre 1969, money lenders and traders exploited small farmers operating outside banking regulation. ठीक है? जो मनी लेंडर्स से, ट्रेडर्स से एक्सप्लॉइट करते थे स्मॉल फार्मर्स को, कैसे? हाई इंटरेस्ट रेट, जो किसान थे उन्हें ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे लोन देकर। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया? 1969 से पहले का इशू था। इसके बाद की कहानी सुनाई तुम्हें कि सरकार ने कोशिश करी बैंक्स को समझाने की, लेकिन वो बातों के भूत नहीं थे, वो लातों के भूत थे। अब लातें पड़ना चालू होगी, पकड़ पकड़ के नेशनलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट इवेंट लिखो 1969 में, बैंक नेशनलाइजेशन ट्रांसफॉर्म क्रेडिट इन्फ्यूजन ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। बैंक नेशनलाइजेशन बस इतना ही लिखना जितना अभी तक बता रहा हूँ, आगे मत लिखना। लिख लिया? तो अब 1969 से सरकार ने क्या किया, बैंकों को नेशनलाइज कर लिया। अब ये जो बैंक्स हैं इनके ऊपर ओनरशिप किसकी है? गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट अगर बोलती है कि आपको गांव में ब्रांचेस खोलनी है तो खोलना पड़ेगा। अब वो अनसुना नहीं कर सकते। ठीक है? अब जब गवर्नमेंट ही मालिक है तो गवर्नमेंट जो बोलेगी, इन बैंक्स को भी क्या कहना पड़ेगा? जी मालिक। आ रही है बात समझ में? क्लियर? तो 1969 से गांव के अंदर ब्रांचेस खुलना शुरू होती है, लेकिन इसमें भी एक इशू आता है कि ज़्यादातर जो किसान है वो ट्रस्ट नहीं करते बैंकों के ऊपर, या बैंकों का एक्सेस करने के लिए आपको थोड़ी बहुत तो मिनिमम लिखा पढ़ी आनी चाहिए। और जब भारत आज़ाद हुआ था इतना नहीं था लिटरेसी रेट। अगर आज की भी बात करें तो लगभग 25% जनता आज भी इलिटरेट है, आज 2011 का जो सेंसस उसके हिसाब से। तो हम तो बात करें 1970s की, तब तो नहीं, बट हाँ मेजोरिटी अनपढ़ थे, ज़्यादा जनता अनपढ़ थी। हाँ, प्रीवियस वाले देखोगे तो प्रीवियस जो जनरेशन रही है, इस जनरेशन से पहले वाले, उनमें बहुत मुश्किल ही आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। ठीक है? तो अब क्या हो गया कि ब्रांचेस खोलने के बावजूद भी ऐसा देखा गया कि ज़्यादातर ये जो बैंक्स गांव के अंदर लोन दे भी रहे थे, दे वर नॉट गिविंग टू प्राइमरी सेक्टर, दे वर गिविंग टू इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर, क्योंकि बेचारा किसान पहुंच ही नहीं पाता था, कोलेटरल देना पड़ता था। राइट? तो गवर्नमेंट को समझ में आया यार सिर्फ बैंकों की ब्रांच खोलने से कुछ नहीं होगा, हमें एक ऐसा बैंक बनाना पड़ेगा जो कि क्लियरली और सोलली फोकस करे रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर पे। तो यहाँ पे शुरुआत होती है एक और नए टाइप की बैंक की, नाम था इसका नबार्ड। साल था ये 1982। क्या?
नबार्ड लिख लो। नेक्स्ट टाइमलाइन 1982। NABARD established as an apex body to mobilize and regulate rural finances. NABARD established as an apex body to mobilize and regulate rural finances. देख लिया। अब एक चीज याद रखना, ये जो NABARD है ये किसानों को डायरेक्टली लोन नहीं देता है। जैसे तुम्हें अगर उधार चाहिए होता है तो क्या तुम आरबीआई के पास सीधा जाके लोन ले सकते हो? नहीं। आरबीआई क्या करता है, बाकी बैंकों को लोन देता है और वो बैंक फिर तुम्हें लोन देते हैं। वैसे ही NABARD जो है एक एपेक्स बॉडी है, एक बड़ी बॉडी है जो कंट्रोल करता है कुछ गांव के अंदर काम करने वाले बैंक्स को। इन बैंक्स को क्या बोलते हैं हम? इन बैंक्स को बोलते हैं आरआरबी। ना 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 ना, रीजनल रूरल बैंक्स। ये लिख लो। NABARD रेगुलेट्स आरआरबीज। NABARD रेगुलेट आरआरबी। रीजनल रूरल बैंक्स। आपने हिंदी में सुना होगा ग्रामीण बैंक। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो उसको मैनेज कौन करता है? NABARD। किसको? आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स। अभी NABARD का भी तो फुल फॉर्म होगा कुछ। ठीक है लिखो, NABARD का भी फुल फॉर्म लिख लो। नेशनल बैंक फॉर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो मैं पहले जब बैंक्स नहीं माने तो क्या किया, बैंक्स को नेशनलाइज किया। फिर भी नहीं, जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो क्या बनाया? NABARD टू मैनेज आरआरबी। ऐसे बैंक्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन तैयार किए गए जो केवल और केवल गांव और ग्रामीण विकास पे फोकस करेंगे, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। और ये NABARD जो है किसको मैनेज करता है? आरआरबीज को। क्लियर? अब इतना भी कर दिया, उसके बाद भी देखा जा रहा है कि अभी भी किसान जो है वो लोन ले नहीं पा रहा, लोन मिल नहीं रहा, अभी भी साहूकारों के चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो सरकार ने एक और तरीका पता लगाया। आज के समय में, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, एसएचजीज। वर्ड सुना है एसएचजी? क्या करते हैं? बीसी? हाँ, एनजीओ नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनजीओज। हाँ, काइंड ऑफ वही आइडिया है। मतलब एक इनफॉर्मल ग्रुप है, जैसे एनजीओ, ये कॉपरेटिव्स होते हैं, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। लेकिन एनजीओ क्या है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई है, कोई कानूनी समझौता नहीं किया गया कि अच्छा 10 लोग ही होंगे इसके मेंबर। आप जो आसपास लोग थे जिनका थोड़ा सिमिलर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, सोशो मतलब सामाजिक बैकग्राउंड, हो सकता है आप एक ही कास्ट, एक ही कम्युनिटी से आते हो और आपका इकोनॉमिक प्रोफाइल भी सेम है, ये पैसे अगर नहीं है तो सभी के पास नहीं है, तो ऐसे ही लोग मिलकर आएंगे एक साथ और पैसा जुटाएंगे। मान लो तुम 3 लोग हो, तो 3 लोग में से हज़ार हज़ार रुपये डाला, 3,000 रुपये इकट्ठे कर लिए। तुम में से जिसको भी ज़रूरत होगी वो 3,000 रुपये दे दिए जाएंगे उसको। हो सकता है कि इसको कोई ज़रूरत का काम करना हो तो इसको वो पैसे दे दिए जाएंगे। राइट?
अब इस ग्रुप बनाने का फ़ायदा क्या होता है? अब क्योंकि तुम लोग एक ही एरिया से बिलोंग करते हो, एक ही सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, एक दूसरे के साथ उठना बैठना है, तो अगर तुम में से कोई लोन चुकाने से मना करता है तो फिर वो समाज के साथ बैठ नहीं पाएगा। हाँ, करेक्ट। तो एक सोशल प्रेशर भी है। अब बैंक से वो पैसा ले जाता था तो कोई प्रेशर नहीं था, क्या ही कर लेंगे बैंक वाले मेरा। हाँ, लेकिन उसमें भी बहुत समय लगता है, हमारे यहाँ ज़मीन लेना इतना आसान नहीं है। ठीक है, करेक्ट, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उसमें। हम्म, करना पड़ता है, तो ऐसा करना पड़ता है, राइट। बहुत बार ये जो बैंक से पैसा वसूल ही नहीं पाते, इसीलिए तो लोन नहीं देते उनको। अगर इतना ही आसान होता कि हाँ ज़मीन मिल जाएगी तो फिर तो दिक्कत ही क्या थी, लोन दो और ज़मीन हड़पो। आ रही है बात समझ में? नहीं होता ना, तभी तो इतना इशू है। आई बात समझ में? क्लियर? तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम थी, इसलिए लोन देते नहीं थे बैंक्स। तो सरकार ने बोला एक इनफॉर्मल तरीका बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं, इन्हें बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को लोन देंगे, और क्योंकि ये एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, एक ही समाज से आते हैं, तो एक सोशल प्रेशर भी रहेगा लोन लेने वाले के ऊपर, कि मान लो इसने तुमसे लोन लिया, अगर मान लो ये बैंक से लेके जाता, हो सकता है इसकी दारू पी जाता, मतलब हाइपोथेटिकली मान लो, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि समाज के लोगों से ही लेकर गया, तो एक सामाजिक प्रेशर भी है इस पे, कि समाज के साथ उठना बैठना फिर बंद हो जाएगा, रेपुटेशन कम हो जाएगी, राइट। तो ऐसे में ये भी इंश्योर करेगा कि ये इसका गलत इस्तेमाल ना करे, सही इस्तेमाल करे और पैसे को चुकाए। अरे बच्चों में तो एक सोशल प्रेशर और क्रिएट हो गया, प्लस सारे जो, क्योंकि एक ही बैकग्राउंड के लोग हैं और इकट्ठा ही सिर्फ एक दूसरे की मदद करने के लिए हुए हैं, तो ये भी नहीं चाहेंगे कि ये फेल हो, ये मोटिवेट भी करेंगे कि हाँ भाई डेली, हाँ बढ़िया कर, ऐसा वैसा कर, ये कर वो कर, ये मेहनत कर वैसे कर, ताकि पैसे वापस रिकवर हो जाए। क्योंकि तुम्हारा भी तो इंटरेस्ट है ना, तुमने भी तो पैसे लगा रखे हैं, तो सब एक साथ है। जैसे उसमें बोलते हैं कैबिनेट के लिए, सिंक एंड स्विम टुगेदर, तैरेंगे भी तो साथ में, डूबेंगे भी तो साथ में। तो ये एसएचजी बनाने का भी कॉन्सेप्ट यही है, कि तैरेंगे उभरेंगे तो सारे साथ उभरेंगे, और डूबेंगे तो सारे साथ डूबेंगे, राइट। तो ये फायदा है किसका? एसएचजीज का। ठीक है, लिख लो। इन प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम, कोऑपरेटिव का भी बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी एक बार पहले ये लिख लो। इन प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन एसएचजीज, एसएचजीज एंड कोऑपरेटिव्स। लिख लिया? आगे एक एसएचजी की डेफिनेशन भी लिख लो आप लोग। और ज़्यादातर वैसे एसएचजीज में महिलाएं होती हैं, कारण कि महिला तो दारू नहीं पिएगी, कैसे ले जाएगी तो। ठीक है, हैं? आजकल थोड़ा कम पीती हैं, बट हाँ। और पी के ऐसे नहीं कि ढेरी हो जा रही है, आदमी के जैसे नहीं है, एटलीस्ट गांव में तो नहीं है। नहीं, अगर पीती भी हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पीती भी हैं तो ऐसे नहीं पीती कि नाली में पड़ी रहे। ठीक है। ये गांव में आदमी लोगों के साथ जनरली एसोसिएट किया जाता है। हाँ, तो ये लिखो, एसएचजी की डेफिनेशन लिख लो। अरे एसएचजी की डेफिनेशन है ना फोटो के नीचे, वो लिखो। हाँ पूरा। SHGs are small voluntary association of poor people who come together for the purpose of solving their common problem through self-help and mutual help. रूमा देवी। सुना मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, 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 यही कॉन्सेप्ट है SHGs का। मिला नहीं?
हाँ मिला हुआ तो होगा फिर। गर्ल्स नहीं, अब तो लेडीज। जैसे यहाँ पे भी एक सक्सेसफुल मॉडल मिलेगा एसएचजी का, कुडुम्बश्री। ये केरला में है। ठीक है? यहाँ तक लिख लिया? बस एसएचजी की डेफिनेशन ही लिखनी है। तो ऐसे लिखते पता नहीं महाभारत लिख रहे हो जैसे उसमें। अरे अरे अरे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरबोल। सुपरफ्लूअस तो ऊपर ही होगी, ऊपर ऊपर की बात। हाइपरबोल होती है अतिशोक्ति, हिंदी में से बोलते हैं अतिशोक्ति। लंबी फेंक दी। चांद सा रोशन चेहरा। है? अरे भाई ब्रेन रॉट कंटेंट मत देखो रे यार, इसीलिए तुम्हारे एकदम आउट ऑफ द प्लेस होते हैं। और तब से तुम उसकी फैन हो। वो उस इकोसिस्टम में है। इसे बोलते हैं इको चेम्बर इफेक्ट। कि तुमने एक बार सोशल मीडिया में कोई चीज़ लाइक कर दी, तुम्हें वो इतनी बार दिखाएगा, इतनी बार दिखाएगा कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही चलने लगेगा। हाँ। उसका उसका कंटेंट भी थोड़ा सा देखा है तुमने? चलो ठीक है, छोड़ो। अभी देखो एसएचजी, एक प्रॉब्लम क्या था? फॉर्मल जो बैंकिंग चैनल थे, गांव वाले उसे एक्सेस नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसमें कोलेटरल लिखा पड़ी और ये सब चीज़ें इन्वॉल्व है। प्लस अक्सर गांव में एक प्रॉब्लम ये आप देखोगे, अगर कभी गए हो, तो गांव वालों को बड़े बड़े लोन नहीं चाहिए, 1 लाख 2 लाख। उन्हें चाहिए छोटे छोटे लोन, 10-15 हज़ार के। अब बैंक वाले दो दो 3-3 हज़ार सिर्फ लोन को प्रोसेस करने के लिए लेते हैं। तो 15 हज़ार का लोन बैंक वाले देंगे? नहीं ना। तो ये एक बड़ा इशू आ रहा था। और इसको सॉल्व करने में हम लोग देखते हैं एसएचजी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। कि अच्छा 4 या 10, मान लो इस क्लास में 10-15 लोग आ गए, वो आपस में हज़ार हज़ार रुपए इकट्ठे कर दिए। 15 हज़ार रुपए उन्होंने इकट्ठे कर लिए। आपस में किसी भी एक मेंबर को ज़रूरत होती है उसको दे देंगे। महीने बाद महीने भर बाद जो भी काम था वो कर लेगा, वापस पैसे रिटर्न कर देगा। फिर यही पैसे आगे किसी को फिर से यूज़ के लिए दे दिए जाएंगे। ठीक है। अब सरकार को समझ में आ गया कि यार ये एसएचजी वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। भले ही ये इनफॉर्मल है, लेकिन हम इसे बैंकिंग के साथ जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया, बैंक एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम। बैंक एसएचजी लिंकेज प्रोग्राम। अच्छा ये 20 लोग हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बट हाँ इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। और एक काम करते हैं, अब इस एसएचजी के नाम पर हम एक खाता खोल देते हैं बैंक के अंदर। आप अपना एसएचजी का जो नाम से खाता खुलवा सकते हो, और उस पर उधार उठा सकते हो, लोन उठा सकते हो। मान लो 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के लिए आप बोल सकते हो कि हाँ 1 लाख रुपए का हमें लोन दे दो। हम ये 1 लाख जो रुपया है अपने ही मेंबर्स के अंदर घुमाएंगे, घुमाएंगे इन द सेंस जिसको ज़रूरत होगी। हो सकता है किसी को 10 हज़ार की ज़रूरत हो, किसी को 5 हज़ार की ज़रूरत हो। तो उतना ही पैसा निकालेंगे और उतना ही आगे लोन पे दे देंगे। और क्योंकि ये मेंबर्स हमारे ही ग्रुप के हैं, तो हम इनके ऊपर एक सोशल प्रेशर भी क्रिएट कर सकते हैं टू रीपे द लोन। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे में क्या होगा, तुम्हारा लोन भी चूक जाएगा। तुम्हें छोटा लोन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें बड़ा लोन दे दो, हम आगे उसको छोटा छोटा करके बांट देंगे। और जितना भी तुम्हारा लोन होगा बैंक का, उसको रीपे कर देंगे।
क्लियर है? आया समझ में? तो यहाँ पे ये एसएचजीज ने एकदम मतलब बोल सकते हैं ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क कर दिया। ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब पहली बार इतना खतरनाक वर्क हुआ कि अब बहुत सारे लोग अपना लोन रीपे कर रहे हैं। आगे बात समझ में? और इसी को बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट रेवोल्यूशन। माइक्रो क्रेडिट मतलब छोटा लोन, 10,000 का, 5,000 का, 15,000 का, ऐसे छोटे छोटे लोन्स बैंक अक्सर नहीं देते थे। अब ये एसएचजीज के थ्रू देने लगे। ठीक है, तो एसएचजीज के आगे लिख लो, द एसएचजी emerged to address the SHG emerged to address the formal banking system. SHGs emerged to address the formal banking system shortcomings. SHGs emerged to address formal banking system shortcomings, comma, serving low income household, serving low income household without collateral, without collateral. ठीक है, जो फॉर्मल सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी, एक तो यही थी छोटे लोन नहीं देते, दूसरा प्रॉब्लम उन्हें हमेशा लोन के बदले क्या चाहिए? कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब कुछ गिरवी रखना। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लिख लो हिंदी में अगर नहीं पता तो। चलो देखते हैं, याद रहेगा आज के बाद। तो एसएचजीज ने क्या रेवोल्यूशन लाया? माइक्रो क्रेडिट रेवोल्यूशन। ये भी लाइन लिख लो। तो दीज एसएचजीज, so these SHGs brought about, so these SHGs brought about micro credit revolution. So these SHG brought about micro credit revolution in the country. एक और लाइन लिख लो, realizing the importance of SHGs, realizing the importance of SHGs, realizing the importance of SHGs, comma, the government promoted, the government promoted SHG bank linkage program, the government promoted SHG bank linkage program. इसे हाईलाइट कर लेना, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम को हाईलाइट कर लो। लिंकेज, जुड़ाव, प्रोग्राम। क्या? कार्यक्रम। और फिर सफर भी हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफर। ठीक है, चलो आगे एक एग्जाम्पल लिख लो, कुडुम्बश्री मॉडल। एग्जाम्पल लिख लो एक एसएचजी का, कुडुम्बश्री मॉडल। पर देते नहीं है ना, क्या? बस इतना ही लिखोगे कुडुम्बश्री मॉडल? आगे भी लिख लो, केरला's women oriented program mobilized rupees 1 crore, Asia's largest informal bank by participation. अब तो ये नंबर और बढ़ गया है। सालों पुराना डेटा मैं दे रहा हूँ, आज ये नंबर कई गुना बढ़ गया होगा। 1 करोड़ रुपया घुमा रहे हैं वो उस समय, इनफॉर्मल तरीके से छोटे छोटे लोन्स करके।
और एक और चीज़ है, एसएचजी से सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आया है, पैसे से सिर्फ पैसे की सहायता नहीं हुई है, इससे वुमेन का भी एम्पावरमेंट हुआ है। क्योंकि अक्सर एसएचजीज में कौन होती है, औरतें होती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, स्किल बढ़ाती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाती है। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो। नेक्स्ट एक और लाइन, एसएचजीज हैव इमर्ज्ड एज एसएचजीज हैव इमर्ज्ड एज SHGs have emerged as a tool for as a tool for women empowerment, as a tool for women empowerment. कैसे होती है एम्पावर वुमेन? फाइनेंशियली, स्किल। अभी जैसे तुमने वो जो एग्जांपल दिया कि उसने सिलाई सिखाई, मशीन्स लेके आई, बुनाई सिखाई, राइट? ऐसे एक और एसएचजी है, ऐसे ही एक और एनजीओ ग्रुप है, नाम है सेवा। सेवा। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसके बारे में कल पढ़ के लाना। या एक काम करो, 3-4 लाइन्स की स्पेस छोड़ दो, इसके बारे में पढ़ के आना। हाँ लिख के जाना है, तभी तो 3-4 लाइन स्पेस छोड़ना है। ठीक है, लिख लो, याद रहेगा नहीं घर जाके। नहीं फिर मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे तुम्हारे हाथों पे छाप दूंगा यहाँ, अगली बार स्टार्ट। है, तो अभी तुम्हें होमवर्क नहीं याद रहेगा ना। चलो देखे, देखते हैं फिर। तो जो रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम थी, खासकर जो इनफॉर्मल छोटे लोन जो चाहिए थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत इफेक्टिव रहा है। और आज हम देख सकते हैं कि 7 लाख से जो ज़्यादा एसएचजीज हैं, इन्हें लोन से जोड़ा गया, बैंक्स लोन दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो एक गांव के अंदर जो सबसे बड़ा बॉटल नेक था, हर्डल था क्रेडिट का, उसके हम लोगों ने एक मोटी मोटी साइकिल देख ली है। वी स्टार्टेड विद फर्स्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, उसके बाद नबार्ड, रीजनल रूरल बैंक्स, फिर उसके बाद एसएचजीज। क्लियर है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? हाँ एक और चीज़ बता देना, कॉपरेटिव्स क्या होते हैं? कॉपरेटिव्स और एसएचजीज नियरली सिमिलर होते हैं, बस डिफरेंस ये होता है, कॉपरेटिव्स के अंदर प्रॉपर लिखा पढ़ी होती है, मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। एक फाइल बनती है, उसमें आपको लिखना पड़ता है कि इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसके मेंबर्स कौन है, सबका नाम लिखा जाएगा, इसमें रेगुलर इलेक्शन होगा, इसमें इलेक्शन के बाद किसको कैसे चुनना है, कौन क्या काम करेगा, कौन कैसे निकल सकता है, कौन कैसे नया मेंबर बन सकता है, सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब लीगल, अगर कुछ भी गलत काम होता है, कानून के अलावा कुछ भी होता है, या जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके अलावा कुछ भी होता है, तो आप कोर्ट के अंदर केस कर सकते हो। हाँ, कॉपरेटिव्स को बढ़ावा देना जो है, हमारे पास डीपीएसपी के तहत एक आर्टिकल भी है। आर्टिकल बता सकते हो आप? 43B, कैपिटल बी। ठीक है, ये कोऑपरेटिव्स की बात करता है, तो आप ये भी लिख सकते हो। हाँ 11, बढ़िया। ठीक है, याद रहेगा। तो कोऑपरेटिव्स क्या हैं, थोड़े फॉर्मल हैं, है तो वो भी मेंबर्स का ही ग्रुप, जो मेंबर्स आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं, लेकिन ये कैसा है, फॉर्मल है। एसएचजी क्या है, इनफॉर्मल है, यहाँ पे कोई लिखा पढ़ी नहीं होती, सेम सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग आ जाते हैं, और अक्सर ये ज़्यादातर लोग गरीब ही होते हैं, और आपस में आके पैसा जुटाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सिस्टम? इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई स्कीम स्पेसिफिक होगी तो उसको क्या माफ होती है? अरे वो सभी बैंकों के माफ करते हैं, ऐसा नहीं कोऑपरेटिव के। अगर तुम पैसा लेके भाग जाओगे, इसका क्या मतलब है? हम्म। 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 हम्म।
तो यही है ना, मेंबर्स एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, लेकिन चुकाने होते हैं, ऐसे नहीं कि लेके भाग जाओ। माफ तो इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार के ऊपर, सरकार वोट पाने के चक्कर में कई बार ये करती है, अनाउंसमेंट करती है लोन वेवर। लोन वेवर मतलब लोन माफ। अब क्या हो गया, किसान के पास पैसे भी हैं फिर भी वो नहीं चुका रहा है। अब बताओ ऐसे में बैंक लोन देंगे इनको? ये बातें इधर मत बोलो, ठीक है? ये सब इसमें जाएगा अभी। हाँ, तो ये वाला जो स्कीम है ना, वो एरिया स्पेसिफिक है, सब जगह नहीं होता और ऐसा करना भी नहीं होता। क्लियर? आई बस समझ में? तो ये जो कॉपरेटिव्स होते हैं, एसएचजीज होते हैं, अपने मेंबर्स को हेल्प करते हैं, बस डिफरेंस ये है, कॉपरेटिव थोड़ा फॉर्मल है, एसएचजी है वो इनफॉर्मल है। क्लियर यहाँ तक? तो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गाँव के अंदर, वो क्या थी? रूरल क्रेडिट, स्पेसिफिकली रूरल क्रेडिट, ठीक है? उसमें माइक्रो फाइनेंस हम लोगों ने एसएचजीज के थ्रू देखा। अब आ गया जो नेक्स्ट पार्ट, खेती बाड़ी। अब चलो खेती बाड़ी में पैसा तो मिल गया, तुमने उगा भी ली फसल, इसके बाद क्या? बेचने में भी फेल हो जाते हैं। तुम बाजार में गए अपना मतलब तुम खुश हुए कि अच्छा, भगवान भी मेहरबान, नेचर भी मेहरबान, मौसम भी मेहरबान, फसल तैयार हो गई है, लेट्स गो टू द मार्केट एंड सेल इट, पैसा ही पैसा होगा। तुम गए मार्केट में, पता लगा भाव ही नहीं है। तुमने देखा पिछले साल टमाटर जो है 100 रुपये किलो होगा, तुमने भी टमाटर उगा दिए, तुम्हारी देखा देख वैसे ही हज़ारों लोगों ने टमाटर उगा दिए। इस साल क्योंकि टमाटर की सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस लो, कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। तुम सोच के गए थे तुम्हें 50 रुपया 60 रुपया मिलेगा, वहाँ 2 रुपया किलो मिल रहा है। आ रही बात समझ में? रोड पे फेंकते हैं, इश्यूज होते हैं ये वाले। या मान लो वाकई बाजार था, बाजार में रेट ठीक था, उस टमाटर के तुम्हें कायदे से 20 रुपया किलो मिल सकते थे, लेकिन जब तुम गए मंडी में सेल करने, तो वहाँ पे कुछ जो व्यापारी थे उन्होंने अपने साथ मिलकर ग्रुप बना रखा था, और उन्होंने पहले से ही सेट करा हुआ था, कोई भी किसान आएगा उसको हम 10 रुपये से ज़्यादा नहीं देंगे। अब किसान गया मंडी के अंदर बेचने, खड़ा हुआ मंडी के अंदर, एक व्यापारी आया उसने भी बोला 10 रुपया, दूसरा आया उसने भी बोला 10 रुपया, तीसरा आया उसने भी बोला 10 रुपया। लास्ट में फिर क्या होगा? उसे थक हार के बेचना पड़ेगा। क्यों? वापस घर लेकर जाएगा, पहले मंडी में सामान लाया होगा तो क्या लगे होंगे? पैसे लगे होंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर वापस लेके जाएगा तो फिर से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, पैसा ज़ीरो मिला है, मतलब सामने से जेब में से पैसे लग गए हैं। दूसरा, टमाटर एक पेरिशेबल गुड होता है, पेरिशेबल मतलब जल्दी खराब होने वाला। ये कैसे पता था तुम्हें? चलो ठीक है, चलो बढ़िया है, बाकियों को नहीं पता था ये। ठीक है, तुम्हें वाले को नहीं पता था। अरे मैं ठीक है, तुम दोनों को पता था ना, बोल रहा हूँ बढ़िया बात है। चलो मिल ही गया फ्लेक्स, कोई बात नहीं। क्लियर? तो पेरिशेबल आइटम मतलब जो जल्दी खराब हो जाता है। अब पता है टमाटर वापस लेकर जाऊंगा, एक दिन तो बर्बाद हो गया, और खुले में 2-3 दिन और चल सकता है मैक्सिमम, उसके बाद धीरे धीरे सड़ने लग जाएंगे, पहले पिलपिला हो जाएगा थोड़ा, और फिर ख़त्म। तो ऐसे में बेचारे फार्मर को प्रेशर में आके सेल करना पड़ता है, क्योंकि उसे पता है मंडी के अंदर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, स्टोरेज कहीं पे इकट्ठा करने की जगह नहीं। दिस इज फ्रॉम माई प्लेस कुचामन सिटी है। तो यहाँ पे क्या है, अब वो किसान लाएगा, वो 2-3 आएंगे व्यापारी, सैंपल लेंगे उसका, चेक करेंगे, और फिर जो रेट बताएंगे, वो अगर लगा ठीक तो ठीक, नहीं तो जाओ भाई घर अपने। तो ऐसे में बेचारे फार्मर के पास तो कोई चॉइस नहीं है, घर से इतना सारा उम्मीदें लेके आया था कि बच्चों के लिए खिलौने, परिवार वालों के लिए मिठाई है। तो जब किसान कमाएगा तभी तो देगा, राइट? अब वो लेके आए ये सारे सपने कि मैं घर ले जाके ये दूंगा, और जब मंडी में भाव नहीं मिलेगा, या ये जो बिचौलिए होते हैं, ये ऐसे बेवकूफ़ बना देते हैं। अरे बस उनमें ज़रूरी नहीं है, मार्केट अच्छा हो सकता है, तुम्हें बिचौलिए बेवकूफ़ बना सकते हैं। करेक्ट? प्लस तुम्हें पता है कि बिचौलिए जो है शायद तुम्हें सही रेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि ना तो तुम्हारे घर में स्टोरेज फैसिलिटी है, तुम घर में ले जाके रख दोगे तो इतना हो सकता है तुम्हारे पास स्टोरेज ना हो, बारिश आ जाए, कीड़े मकोड़े खा जाए, खत्म, जीरो।
सेम चीज़ मंडी के अंदर भी प्रॉब्लम है। मंडी के अंदर भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्टोरेज का। और खासकर जो ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं, पेरिशेबल आइटम, सब्जी फल, इनके लिए तो बिल्कुल ही स्टोरेज नहीं है। इनके लिए तो स्टोरेज भी बड़ा स्पेशल चाहिए। इसको बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। ठीक है। बाहर अगर जाके देखा होगा कभी भी, कोई मंडी देखी होगी, अनाज खुले में पड़ा रहता है। अब खुले में पड़ा हुआ है क्यों? क्योंकि स्टोरेज ही नहीं है मंडी में। तो उसके अंदर आंधी तूफान बारिश, कुत्ते बिल्ली कबूतर, सब उसमें अपना योगदान करते हैं। बिल्कुल नहीं जा सकते। तो आप सोचो कितना अनाज तो पड़े पड़े खराब हो जाता है उसके अंदर। आ रही है बात समझ में? तो ये इश्यूज हैं। क्लियर? ना इनकम की स्टेबिलिटी है, फार्मर को पता नहीं उगाने के बाद प्राइस क्या रहेगा मार्केट में। मान लो मैं टमाटर उगा रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया कि अगले अगले 2-3 महीनों में जब टमाटर उगेगा तो मुझे उसका क्या प्राइस मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा स्टोरेज का इशू है। अगर मान लो मेरे को पता है कि प्राइस अच्छा नहीं है और कुछ महीनों बाद प्राइस अच्छा मिल जाएगा, स्टोर करने के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है। कुछ फार्मर के साथ प्रॉब्लम ये है कि कनेक्टिविटी नहीं है, मंडी तक जा ही नहीं सकते, गांव में रोड ही नहीं है। तो यही हो रहा है। जब गांव के अंदर रोड ही नहीं है तो किसान मंडी तक पहुंचे कैसे? राइट। तो वो क्या करता है, आसपास का कोई बड़ा व्यापारी होगा उसके गांव के अंदर, उसको बेच देता होगा, भाई तू ही ले जा और तू ही देख लियो, मुझे बस पैसे दे दे। तो क्या? हाँ। तो तुम्हें लगता है वो बाजार भाव देगा वो इंसान? नहीं देगा ना। वो बोलेगा देखो ट्रांसपोर्ट में इतना पैसा लगेगा। और जब आप मंडी में गए ही नहीं हो तो आपको पता ही नहीं मार्केट में क्या रेट चल रहा है। आपको तो वो जो बिचौलिया आके बता देगा आपके खेत में, उस पर आपको देना पड़ेगा। तो क्या आपको अच्छा रेट मिल पाएगा? राइट। तो ये सारे इश्यूज जो हैं हम पढ़ते हैं एक नई हेडिंग के अंदर, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम। लिखो नई हेडिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम या व्हाटएवर। ये मेरी क्लास है। ठीक है। और मैं यहाँ का टीचर। नहीं सिंगम। अरे यार इसको ये भी नहीं पता। टीएम। और तुम यहाँ की कन शिकरे। अरे यार कुछ तो नया अलावा बोला तो था। नहीं, चुप हैं। तुमने, मेरे को लग रहा है उसको ही फैन बना, उसको बना ले देता आइडल।